जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं इंटेक्स वाले क्वेश्चन वो देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए आज हम देखते हैं। पहला सवाल है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो अवतल दर्पण है, उसके मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होगी? जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो ये है हमारे पास अवतल दर्पण और यह है इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका ध्रुव P। अगर कोई भी किरणें, जैसे वस्तु से आने वाली किरणें हैं और इस मुख्य अक्ष के समांतर आती है और यहाँ पर दर्पण पर आपतित होती है, अब यहाँ से इसका परावर्तन होगा तो ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरेगी, ये इस बिंदु से होकर गुजर रहा है, तो इस बिंदु को हम कहेंगे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर और इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो देखो, वक्रता त्रिज्या को हम लिखते हैं r से, तो r बराबर हमको दे रखा है 20 सेंटीमीटर और हमको निकालनी फोकस दूरी f। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध होता है, वो होता है f बराबर r/2। अर्थात जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या अगर 20 है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो f बराबर r/2। r का मान है 20, वक्रता त्रिज्या 20/2, तो f का मान हमारे पास आ जाएगा यहाँ से f 20/2 का मतलब हो गया 10 सेंटीमीटर। तो वो जो गोलीय दर्पण है उसकी फोकस दूरी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसमें संबंध होता है जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात f बराबर r/2। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताइए। तो f बराबर r/2 या फिर जो r बराबर होगा 2f। जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आगे क्वेश्चन है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो यहाँ पर दर्पण का नाम पूछा है। दर्पण हमारे पास 2 प्रकार के हैं, एक है अवतल दर्पण और एक है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनते हैं हमारे, वह बनते हैं आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। लेकिन इसमें एक प्रतिबिंब जो है, अब इसमें आभासी सीधा बनेगा, लेकिन ये बनते हैं हमेशा वस्तु से छोटे, वस्तु से छोटे। लेकिन प्रश्न में हमको पूछ रहा है कि सीधा तो बनना ही चाहिए लेकिन वह आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। आवर्धित का मतलब हो गया वस्तु से थोड़ा बड़ा, तो वस्तु से जो थोड़ा बड़ा बनता है वह बनेगा अवतल के अंदर। जब वस्तु F और P के मध्य होती है तब वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह बनेगा आवर्धित और सीधा, तो इसमें आ जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण जो बिंब का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। अगर इसमें यह पूछता कि बिंब का सीधा एवं वस्तु से जो छोटा प्रतिबिंब बनाता है उस दर्पण का नाम बताइए, तो जब छोटा प्रतिबिंब पूछता तब इसका आंसर उत्तल दर्पण हो जाता। लेकिन ये पूछा है कि सीधा एवं आवर्धित, तो बड़ा जो है वो केवल अवतल दर्पण में बनता है। अब देखते हैं हम आगे वाला क्वेश्चन, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? अर्थात वाहन के पीछे के दृश्य देखने के लिए साइड में जो मिरर होते हैं उसमें उत्तल दर्पण होते हैं और हम उत्तल दर्पणों का उपयोग क्यों करते हैं? तो देखिए, इसके 2 कारण हैं। उत्तल दर्पण जो है वो सदैव सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। और दूसरा, दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, अर्थात पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में सक्षम बनाते हैं। अर्थात उत्तल दर्पण के अंदर हमें पीछे के दृश्य आसानी से दिखाई दे जाते हैं और ये बहुत बड़े क्षेत्र को भी कवर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है।
अर्थात उत्तल दर्पण की हमको फोकस दूरी निकालनी है, एफ का मान निकालना है। और इसमें हमको ये वक्रता त्रिज्या दे रखी है जो है 32 सेंटीमीटर, अर्थात आर का मान दे रखा है वो है 32 सेंटीमीटर। और अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है, वो होता है एफ बराबर आर बटे 2। अर्थात जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर वक्रता त्रिज्या 32 है तो फिर फोकस दूरी उसकी आधी हो जाएगी, अर्थात 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये मान इस सूत्र में जब हम रखेंगे तो एफ बराबर आ जाएगा हमारे पास आर बटे 2, आर का मान है इसमें 32 बटे 2, तो एफ बराबर आ गई 16 सेंटीमीटर। तो ये फोकस दूरी आ गई 16 सेंटीमीटर। आगे वाला क्वेश्चन है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। अर्थात कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी है और उसका जो प्रतिबिंब है वो 3 गुना बनता है और वो बनता है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो v का मान हमको पूछा है। तो देखो जो दर्पण से लेकर बिंब की दूरी है उसको हम u से प्रदर्शित करते हैं और u का मान यहाँ पर दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। u का मान है माइनस, क्योंकि हम हमेशा वस्तुओं को दर्पण के बाईं ओर रखते हैं तो बाईं ओर की दूरियाँ माइनस में लेते हैं। u का मान दिया हुआ है। फिर है इसमें 3 गुना आवर्धित, अर्थात ये जो है ये m का मान दिया हुआ है, आवर्धन का मान m बराबर 3, लेकिन ये भी आएगा माइनस में, क्योंकि आवर्धन का मान अगर माइनस में आता है तो वह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और अगर आवर्धन का मान प्लस में आता है तो वह आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो प्रश्न में हमको साफ साफ दिया हुआ है कि 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, अर्थात m का मान 3 है लेकिन वो आएगा माइनस में, जो कि माइनस ये दर्शाता है कि वो प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक। और इसमें हमको पूछा है प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो यानी कि दूरी पूछ रहा है, v का मान पूछ रहा है हमसे। तो अब देखो हमारे पास ये दर्पण है तो दर्पण का सूत्र लगाएंगे हम। दर्पण का सूत्र इसमें आवर्धन के लिए देखो u, m और v। तो आवर्धन का सूत्र होता है हमारे पास m बराबर माइनस का v बटा u। ये दर्पण में आवर्धन का सूत्र होता है। इसके अंदर हम ये मान पुटअप कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, m का मान तो दे रखा -3, तो -3 बराबर माइनस ये, तो माइनस v का मान हमको निकालना है तो v ऐसे कैसे रख देते हैं बटे, और u का मान है -10, तो ये आ गया -10। जब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -3 गुणा -10 और बराबर में सिर्फ रह गया माइनस का v। तो माइनस से माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, 10 को 3 से गुणा करेंगे तो 30 बराबर माइनस का v, और v बराबर में आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो ये v का मान आ गया। अब ये माइनस ये दर्शा रहा है कि दर्पण के उसी ओर प्रतिबिंब बन रहा है जिधर वस्तु रखी हुई थी। तो v का मान माइनस में आ गया 30 सेंटीमीटर, वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। वैसे भी हम देख सकते हैं कि वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर था और प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर जाकर मतलब 3 गुना दूरी पर बने थे, और m का मान हमको पहले से दे रखा था वो था 3। तो इसलिए प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन है, वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा दूर हटेगी, बताइए क्यों। तो हमको ये पता करना है कि अगर प्रकाश की किरण जल में जब तिरछी प्रवेश करती है वायु से तो अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा दूर हटेगी, बताइए क्यों। तो देखो यह अभिलंब की ओर झुकेगी, क्यों, क्योंकि जो जल है वो वायु की तुलना में सघन है, अर्थात जल के अणु थोड़े पास पास स्थित होते हैं वायु के कणों की तुलना में। वायु के कण थोड़े दूर दूर होते हैं, वायु में जो भी धूल के कण वगैरह हैं उनमें थोड़ा गैप ज़्यादा रहता है, जबकि जो जल के अणु हैं वो पास पास स्थित होते हैं। तो इसलिए जल सघन की तरह कार्य करेगा और वायु जो है विरल की तरह कार्य करेगा। जब प्रकाश किरणें विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है और प्रकाश का वेग जल में वायु की तुलना में कम हो जाता है। अर्थात अगर हम इसको समझें,
जैसे ये हमारे पास जल की पृष्ठ है और ये जल के अणु हैं और ये इसका अभिलंब हो गया। और जैसे ही अगर कोई वायु से प्रकाश गमन करता है और जल के अंदर प्रवेश करता है तो जल में ये अभिलंब की ओर झुकता हुआ चला जाएगा इस तरीके से, क्योंकि यह सघन माध्यम की तरह कार्य करेगा और इसकी जो स्पीड है वो भी कम हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन, प्रकाश वायु से 1.50 अपूर्णांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है और कांच में प्रकाश की चाल कितनी है यदि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। अर्थात हमको इसमें दिया गया है अपूर्णांक का मान, अर्थात n का मान दिया है वो है 1.5। एक दे रखी है इसमें निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल को हम c से व्यक्त करते हैं जो दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और हमको पूछा है कि कांच की प्लेट में प्रवेश करता है तो कांच में प्रकाश की चाल, और कांच की प्रकाश में चाल हम मान लेते हैं v से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से हम अब अपवर्तनांक का सूत्र लगाएंगे और अपवर्तनांक का सूत्र होता है हमारे पास n = c/v। ये सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। ये जो c है वो तो निर्वात में प्रकाश की चाल है, ये जो v है ये कांच में प्रकाश की चाल है और n है अपवर्तनांक। अब इसमें हम मान रखते हैं n का मान दिया हुआ है वो है हमारे पास 1.5, 1.5 ये 1.50 बराबर c का मान भी है 3 × 10⁸ बटे और v का मान हमको निकालना ही है तो v ऐसे कैसे रख देते हैं, v को इधर ले आते हैं और 1.5 इधर चला जाएगा तो v बराबर आ जाएगा 3 × 10⁸ बटे 1.5। अब देखो यहाँ से अगर हम यहाँ पर 1.50 है, अगर पॉइंट के बाद में 2 संख्या है तो इसको हटाकर हम यहाँ पर नीचे 2 0 लगा देते हैं। अब ये 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा तो 10 को 3 से गुणा करने पर 30 हो जाएगा। तो v बराबर 30 × 10⁸ बटे देखो तो 15, 30 में 15 का भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा 2 × 10⁸। तो हमारे पास वेग आ गया है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये v का मान आ गया, अर्थात कांच के अंदर जो प्रकाश की चाल होगी वो होगी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आगे वाला प्रश्न है, सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए और न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व को भी ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम प्रकाशिक घनत्व किसका होगा, जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, और न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व उसका होगा जिसका अपवर्तनांक का मान सबसे कम होगा। तो जब हम सारणी 10.3 में देखते हैं तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है सबसे अधिक, और अगर इसका 2.42 है तो इसका मतलब है इसका अधिकतम प्रकाशिक घनत्व आ जाएगा। तो अधिकतम प्रकाशिक घनत्व हीरे का होता है और इसका अपवर्तनांक होता है 2.42। वही अगर हम इसमें बात करें, वायु का अपवर्तनांक 1.003 होता है, सारणी में सबसे कम है तो अपवर्तनांक कम होगा, और अपवर्तनांक कम होगा तो यह हो जाएगा न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व हो जाएगा। अर्थात जिसका अपवर्तनांक कम वह न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व है और जिसका अपवर्तनांक अधिक वह अधिकतम प्रकाशिक घनत्व है। आगे क्वेश्चन है, आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए हैं, किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलती है। तो जिसमें जो अपवर्तनांक सबसे कम होता है प्रकाश की चाल उसमें सबसे अधिक होती है, और जिसमें अपवर्तनांक का मान सबसे अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। तो इन तीनों में देखना है हमको। तो केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 होता है, तारपीन का तेल का अपवर्तनांक 1.47 होता है और जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। इन तीनों में सबसे कम अपवर्तनांक जल का है जो है 1.33, और जिसका जो अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसका अपवर्तनांक कम है तो इसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक आ जाएगी, तो प्रकाश तीव्र गति से जाएगा। तो जल के अंदर प्रकाश तीव्र गति से गमन करेगा। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस की एक डायोप्टर की परिभाषा दीजिए। मतलब लेंस है उसकी हमको एक डायोप्टर की परिभाषा देनी है। जैसे लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P = 1/f। ये लेंस की क्षमता का सूत्र होता है, और इसका जो मात्रक होता है लेंस की क्षमता का वो होता है डायोप्टर। तो एक डायोप्टर कब आएगा, अगर कोई भी लेंस है अगर उसकी फोकस दूरी हमारे पास 1 मीटर हो जाए,
फोकस दूरी 1 मीटर हो जाए तो P बराबर ये आ जाएगा 1/1 मीटर और बराबर में 1 डायोप्टर। तो इसका मतलब है जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। यही 1 डायोप्टर की परिभाषा हो जाएगी और इसका सूत्र होता है लेंस की क्षमता का P बराबर 1/f। और f का मान अगर हम 1 मीटर रख दें, अर्थात किसी भी लेंस की जो फोकस दूरी है अगर 1 मीटर हो तो उस लेंस की जो क्षमता है वो हमारे पास 1 डायोप्टर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कोई उत्तल लेंस सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनता है। अर्थात कोई उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के सामने हमारे पास कोई एक सुई रखी है और ये जो सुई है, ये जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है वो बन रहा है 50 सेंटीमीटर दूर, यानी कि 50 सेंटीमीटर दूर बन रहा है इधर। तो ये v का मान है, तो v का मान हमारे पास दे रखा है 50 सेंटीमीटर और ये भी प्लस में आएगा क्योंकि उत्तल लेंस के अंदर वास्तविक एवं जो उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं वो इधर बनेंगे सारे, और ये जो दर्पण का प्रकाशीय केंद्र है इधर की दूरियां प्लस में होती है और इधर की माइनस में। तो v का मान इधर का प्लस में आ जाएगा, वो दे रखा है हमको 50 सेंटीमीटर। फिर है यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है, यानी कि उत्तल लेंस के सामने इधर यह कहाँ रखी है। यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है, अर्थात जितनी साइज का हमारे पास बिंब है उतनी साइज का हमारे पास ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन लगेगी, जब वस्तु C1 पर हो या जब वस्तु 2F1 पर हो तभी ये जो है C2 या 2F2 पर बनती है उतनी ही साइज की। तो इसका मतलब है ये वाली दूरी और ये वाली दूरी भी बराबर होती है। जब वस्तु समान साइज की होती है तो इनकी जो दूरी है वो भी बराबर होती है। लेकिन इधर जो है सुई की इस लेंस से दूरी, ये जो u का मान आएगा ये नेगेटिव में आएगा, इधर की दूरी माइनस में होती है हमारे पास। तो u का मान भी कितना आ जाएगा, लेकिन ये आएगा -50 सेंटीमीटर। अब इसमें और हमको पूछा है लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, यानी कि P का मान पूछा है हमसे, लेंस की क्षमता P का मान, और P बराबर होता है 1/f। अर्थात लेंस की क्षमता निकालने के लिए हमको फोकस दूरी चाहिए और जो फोकस दूरी है वह लेंस के सूत्र से निकल कर आएगी, और लेंस का सूत्र होता है हमारे पास 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से निकालेंगे। यहाँ पर v भी दिया हुआ है, u भी है, तो f का मान निकालेंगे। तो यहाँ से 1/f बराबर 1/v और 1/v का मान है हमारे पास 1/v का मान है 50 और माइनस 1/u और 1/u का मान है -50। ये तो सूत्र का है यहाँ पर माइनस, और ये है u का मान -50। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं आगे। 1/f बराबर 1/50 माइनस माइनस को गुणा करने पर प्लस और 1/50। एलसीएम आ जाएगा इसका 50 और 1 और 1, 1 + 1, तो 1/f बराबर हमारे पास आ गया 2/50। तो 2/50 f का मान निकालना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2f बराबर हो गया 50, तो f बराबर आ जाएगा हमारे पास 50/2। तो f का मान आ गया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अब f का मान आ गया, अब f का मान आ गया तो उत्तल लेंस की हमको ये क्षमता निकालनी है। तो क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f। तो यहाँ पर लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता, तो P बराबर 1/f से, तो P बराबर 1/ और f का मान अभी निकाले हैं वो है 25 सेंटीमीटर। लेकिन जब भी अगर हम उत्तल लेंस की क्षमता निकालते हैं, अभी हमने यहाँ पर देखा था वो मीटर में होनी चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो इसके अंदर हम 100 का भाग दे देंगे, अर्थात 25 में 100 का भाग देने पर तो ये हो गया अब मीटर के अंदर, ये 100 ऊपर आ जाएगा। तो P बराबर 100/25। तो ये हमारे पास P का मान आ गया 4 और इसका मात्रक और लगा देंगे डाईऑप्टर। तो P का मान आ गया, अर्थात उसकी जो क्षमता है वो है 4 डाईऑप्टर। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक। तो ये प्लस में आ गया, और उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो हमेशा प्लस में होती है और अवतल लेंस की जो क्षमता है वो माइनस में होती है।
अब है लास्ट क्वेश्चन, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अवतल लेंस की क्षमता निकालनी है, अवतल लेंस की क्षमता माइनस में होती है, तो यहाँ पर 2 मीटर फोकस दूरी अर्थात f का मान दे रखा है 2 मीटर। अब देखो यहाँ से जो अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी माइनस में होती है, तो फोकस दूरी हमको माइनस में लेनी पड़ेगी। जबकि जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की जो उत्तल लेंस की जो हमारे पास फोकस दूरी है वो प्लस में होती है, और जो अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी माइनस में होती है। ये तो f का मान आ गया, तो हमको निकालनी है लेंस की क्षमता। तो इसका सूत्र लगा देंगे, लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f होता है। तो यहाँ से P बराबर 1/f हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा P बराबर 1 और f का मान है -2। अच्छा, मीटर में पहले से दे रखा है तो मीटर में बदलने की जरूरत होगी नहीं, तो 1/2 का मतलब हो गया P बराबर -0.5 और इक्का और लगा देंगे डाईऑप्टर। तो ये अवतल लेंस की क्षमता आ गई हमारे पास माइनस में 0.5 डाईऑप्टर। तो ये थे प्रकाश चैप्टर के इंटेक्स वाले सभी क्वेश्चन जिनका आज हमने यहाँ पर सॉल्यूशन देखा है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आगे हम कौन से अध्याय के क्वेश्चन आंसर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।